बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सब लोगों को आपके सर की तरफ से प्यार भरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बीएस 7th सेमेस्टर इंग्लिश में हम बेसिकली अपनी रिसर्च की सीरीज़ को शुरू कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसी का एक नेक्स्ट टॉपिक, रिसर्च प्रोसेस। तो रिसर्च प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से हम एक रिसर्च को कर सकते हैं, उसका क्या मेथड होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में माय डियर स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च पढ़ चुके हैं और टाइप्स ऑफ रिसर्च का टॉपिक भी हमने कर लिया है। एंड टुडे वी गोना डिस्कस अबाउट द थर्ड टॉपिक, रिसर्च प्रोसेस। किस तरह से हम एक रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक रिसर्च का स्केच किस तरह से बनता है हमारे माइंड में, और एक रिसर्च को करने का जो मेथड होता है वो क्या होता है, कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको हम अपनी रिसर्च में शामिल करते हैं, और एक रिसर्च को हम किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चलें फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके जो है वो 8 स्टेप्स हैं। ठीक है, और ये जो 8 स्टेप्स हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इनमें से कोई भी स्टेप मिस हो तो आपकी रिसर्च जो है वो कंप्लीट नहीं होती। दीज आर, यू कैन से दैट, पार्ट एंड पार्सल स्टेप ऑफ कंडक्टिंग अ रिसर्च। तो पार्ट एंड पार्सल हैं ये, इनके इनके बगैर रिसर्च जो है वो थोड़ी सी इम्पॉसिबल लगती है, हमें रिसर्च हो नहीं सकती इनके बगैर। सो उन 8 स्टेप्स को हम देख लेते हैं कि वो 8 स्टेप्स जो हैं वो क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 8 स्टेप यहाँ पे दिए गए हैं। आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, आपने सबसे पहले किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, वो आगे हम एग्जांपल्स में देखेंगे कि किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं कोई भी प्रॉब्लम। उसके बाद रिव्यूइंग लिटरेचर है, लिटरेचर रिव्यू भी इसको बोला जाता है। उसके बाद हाइपोथेसिस आ जाता है, आपकी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है, सेटिंग क्या है, रिसर्च क्वेश्चंस आपने क्या बनाए हैं। उसके बाद रिसर्च डिज़ाइन आ जाता है, आप अपनी रिसर्च को किस तरह से डिज़ाइन कर रहे हैं। उसके बाद सैम्पलिंग आ जाती है, क्या सैंपल है। ठीक है, किस चीज़ पे आप रिसर्च कर रहे हैं और आपने उसके लिए सैंपल क्या लिया है, कितने लोगों को सिलेक्ट किया है। ठीक है, किस चीज़ पे आप रिसर्च कर रहे हैं, टॉपिक क्या है, और उसके लिए सैम्पलिंग आप किस तरह से कर रहे हैं। इस चीज़ को भी मज़ीद हम डिस्कस करते हैं। उसी रिसर्च के लिए फिर डाटा कहाँ से आ रहा है, आपने किस तरह से डाटा कलेक्ट किया, प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग डाटा, और उसी डाटा को आप किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं। और फिर इसके बाद राइटिंग अ रिपोर्ट होता है जिसमें आपने अपनी फाइंडिंग, डिस्कशंस और अपनी हर चीज़ बतानी होती है। एक रिपोर्ट तैयार करते हैं हम बिल्कुल लास्ट पे कि फलां मेरा रिसर्च टॉपिक था, इस पे मैंने रिसर्च की है, इस पे मैंने ये फलां फलां चीज़ जो है वो इस मेथोडोलॉजी से की है। ठीक है, एक शार्ट सी रिपोर्ट होती है और मेरी ये फाइंडिंग्स आई हैं और मेरे ये रिजल्ट्स आए हैं, तो वो एक रिपोर्ट हमने बनानी होती है। सो ये 8 स्टेप्स जो है वो इनको फॉलो किया जाए तो हमारी रिसर्च जो है वो कंप्लीट होती है। सो इसके लिए एक डायग्राम भी मैंने नीचे दी है। तो एक जो है वो कह लें कि ये एक प्रोसेस है। सबसे पहले आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर रेलिवेंट लिटरेचर हमने ढूंढना होता है, और फिर इसी तरह ये सारा प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। इसी को रिसर्च प्रोसेस का नाम दिया गया है। अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन इनको डिटेल से। आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, तो हम प्रॉब्लम को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं जब हमने रिसर्च करनी होती है। तो इसके लिए मैं एग्जांपल दूंगा कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि दो बंदे ना बैठ के ना आपस में झगड़ा कर रहे थे। तो एक बंदा जो है वो उठ के कहता है कि ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना भाई, ये गोरों ने हम पे जो है वो इम्पोज की है। ठीक है, वो अपना कल्चर जो है वो हम पे इम्पोज करना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा है कि इसलिए हम जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। अच्छा, उसमें से तो दूसरा बंदा था, वो ये कह रहा था कि नहीं नहीं भाई, ये इम्पोज नहीं की गई, असल में ये तो कह ले कि हमें इंटरनेशनल लेवल पे लाने के लिए, या हम इनके साथ जो है वो compete कर सकें, इसलिए जो है वो ये इंग्लिश हमें पढ़ाई जा रही है, इससे कोई भी कल्चर जो है वो हम पे इम्पोज नहीं किया जा रहा। अब ये दो बंदे जो है वो इसी चीज़ पे जो है वो डिस्कशन कर रहे थे।
तो मैंने उनसे कहा क्यों ना यार इस पे आप एक रिसर्च कंडक्ट कर लें, आप लोगों की राय लें, ठीक है? तो रिसर्च कंडक्ट करें और लोगों की राय लें। इसी तरह हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई करते हैं। आपने देखना होता है किसी भी प्रॉब्लम को, आपकी सोसाइटी में कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है? उसको आपने आइडेंटिफ़ाई करना होता है, देखना होता है, उसी के मुताबिक आप अपना रिसर्च टॉपिक जो है वो सिलेक्ट करते हैं कि हाँ, अब मैं जो है वो इस चीज़ पे रिसर्च जो है वो करने जा रहा हूँ। अच्छा, अब वो जो 2 बंदे लड़ रहे थे, अगर वो रिसर्च उस पे कंडक्ट करते तो इन इस पे रिसर्च जो है वो कंडक्ट हो सकती थी। कैसे? अब वो क्वेश्चनियर लेते, ठीक है? वो एक रिसर्च जो है वो स्केच बनता, एक क्वेश्चनियर होता, लोगों के इंटरव्यूज़ होते, लोगों की राय ली जाती, उसके लिए डाटा भी कलेक्ट हो जाता और उस डाटा को बाद में एनालाइज़ भी करके हम जान लेते कि हाँ यार, इतने परसेंट लोग जो है वो इस चीज़ के हक़ में हैं और इतने परसेंट लोग जो है वो इस चीज़ के हक़ में नहीं हैं। तो एक रिसर्च जो है वो उस पे कंडक्ट हो सकती थी। इसी तरह हम किसी भी प्रॉब्लम को देखते हैं और उस प्रॉब्लम पे हम अपना टॉपिक जो है वो डिज़ाइन कर लेते हैं और फिर उसी पे हम रिसर्च करना शुरू कर देते हैं। इस तरह की बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है? तो जिन पे हम रिसर्च जो है वो कर सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ़ इसी तरह की, ये तो सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल मैंने आप लोगों को दी है। अगर हम एजुकेशनल फ़ील्ड में देखें तो बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे एरर एनालिसिस है। देयर आर अ लॉट ऑफ एरियाज़, देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स हू नीड टू बी कंडक्ट रिसर्च, ठीक है? बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे रिसर्च कंडक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है? अब देखें, इसी तरह हम किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी फिनोमिना को आइडेंटिफाई करते हैं, प्रॉब्लम टॉपिक ढूँढते हैं, ठीक है? प्रैक्टिकली हम टॉपिक ढूँढते हैं क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो एप्लाइड लिंग्विस्टिक है, जो है ही टोटली प्रैक्टिकल फ़ील्ड है, ठीक है? तो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ढूँढते हैं, कोई फिनोमिना ढूँढते हैं, उस पे हम अपना रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं या रिसर्च टॉपिक बनाते हैं, ठीक है? रिसर्च टॉपिक बनाने के बाद हम उस पे रिसर्च कंडक्ट करते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी चीज़ को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। जिस दिन हमने इंट्रोडक्शन ऑफ लिटरेचर पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम जो है वो अपने टॉपिक को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक डायग्राम भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, जिसमें जो है वो एक हार्ट बना हुआ था कि प्रैक्टिकल फिनोमिना अगर कम कोई हम सोसाइटी में देखते हैं, तो उससे भी हम अपना टॉपिक फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंडरी रिसोर्स पढ़े थे और प्राइमरी रिसोर्स के बारे में पढ़ा था, और सेकेंडरी रिसोर्स में था कि आप किसी बुक से भी टॉपिक ले सकते हैं, और जो प्राइमरी रिसोर्स था वो ये था कि आप किसी रिसर्च पेपर को पढ़ के, किसी किसी बंदे ने रिसर्च की है उसको पढ़ के, तब भी आप अपना टॉपिक जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखते हैं लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, या रिव्यूइंग ऑफ लिटरेचर क्या होता है? जिस टॉपिक पे आप काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, जो आपने प्रॉब्लम, फिनोमिना, जो भी आपने देखा, उस प्रॉब्लम पे कौन कौन से बंदे, या उस एरिया में उसी टॉपिक पे कौन कौन से बंदे जो है वो पहले से काम कर चुके हैं, उस एरिया में किस किस कंपोनेंट पे जो है वो काम हो चुका है। अब जब हम क्लास में थे तो मैंने आप लोगों से एक बात की थी, मैंने एक पेन पकड़ा था और उस पेन को पकड़ के मैंने कहा था कि अब देखें कि रिसर्च क्या होती है। तो मैंने कहा था कि ये पेन समझ लें कि ये एक पूरा एरिया है। इस पूरे एरिया में जो पेन की निब है उस पे एक बंदा काम कर सकता है, जो पेन का होल है उस पे एक अलग बंदा काम कर सकता है, ठीक है? जो पेन की दूसरी बॉडी है उस पे एक अलग बंदा काम कर सकता है। इसी तरह एक एरिया होता है, जैसे सोशल लिंग्विस्टिक एक एरिया है, ठीक है? स्टाइलिस्टिक्स एक एरिया है। इसी तरह बंडल्स ऑफ टॉपिक्स हैं जो सिर्फ एरियाज हैं। आगे उन एरियाज में आपने अपना टिपिकल और पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट ढूंढना होता है कि हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस चीज़ पर काम करेंगे, ठीक है? उस जब आप टॉपिक सिलेक्ट कर लेते हैं तो फिर आप देखते हैं रेलिवेंट लिटरेचर क्या है, कौन कौन से बंदे जो है वो इस टॉपिक पर पहले से काम कर चुके हैं और उनके रिजल्ट्स क्या हैं। जब तक आप लिटरेचर रिव्यू जो है एक ऐसी चीज है जो आपको पूरी रिसर्च का स्ट्रक्चर बता देता है कि आप कहाँ पे फॉल करते हैं, दूसरे बंदों ने किस चीज पे काम किया है और आपने किस चीज पे काम करना है। सो लिटरेचर रिव्यू इज द बेस ऑफ योर रिसर्च, ठीक है? आपको अपने रिसर्च क्वेश्चन का भी वहां से ही पता चलता है,
आपने क्या मेथडोलॉजी यूज करनी है उसी का भी वहां से पता चलता है। कौन कौन से बंदे क्या काम कर चुके हैं और उनके रिजल्ट्स क्या आए हैं उसका भी पता चल जाता है। आपका रिसर्च गैप क्या है उसका भी पता चल जाता है। आपने क्या रिसर्च क्वेश्चंस बनाने हैं उसका भी पता चल जाता है। सो लिटरेचर रिव्यू जो है ये बेसिकली आपको एक रिसर्च का आपकी रिसर्च का स्ट्रक्चर देता है। ठीक है, ये बेसिकली होती है समरी ऑफ प्रीवियस वर्क और रिसर्चर्स। जो बंदे पहले से जिस टॉपिक पे काम कर चुके हैं और आप भी उसी टॉपिक पे काम करना चाहते हैं तो आपको उनके जो रिव्यूज हैं उनका जो लिटरेचर है उसको ऐड करना पड़ता है। आपको देना आपको लिखना पड़ता है वहां पे कि फला फला बंदा जो है वो उसने इस टॉपिक पे रिसर्च की और उसके ये रिजल्ट्स आए और उसकी ये फाइंडिंग्स आई। ठीक है, फिर उसके बाद आप अपना एक रिसर्च गैप देते हैं। ठीक है, कि मैं इस इन्होंने तो इस चीज पे काम किया, मैं इस चीज पे काम करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं किस पॉइंट पे काम करूंगा, मैं ये फला पॉइंट पे काम करूंगा। ठीक है, सो ये होता है जी लिटरेचर रिव्यू। अब लिटरेचर रिव्यू में आपको कुछ पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। लिटरेचर रिव्यू पढ़ने के फायदे क्या होते हैं और लिटरेचर रिव्यू को लिखने के फायदे क्या होते हैं अपनी रिसर्च में। एक तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ये बिल्कुल खत्म हो जाती है। आपको पता चल जाता है अगर आप खुद से रिसर्च कर देंगे, लिटरेचर रिव्यू उस तरह से आपका क्लियर नहीं होगा तो ऐसा भी मुमकिन हो सकता है कि उसी टॉपिक पे किसी और बंदे ने काम किया हो और आपका प्लेजरिज्म आ जाए। प्लेजरिज्म मीन्स कि आपको आप पे चार्ज लग जाए कि ये तो कॉपी पेस्टिंग की हुई है। ठीक है, या ये फला बंदे का काम है। सो इट इज कंसिडर्ड अ क्राइम। ये क्राइम के जो है वो क्राइम जाना जाता है कि आपने किसी का वर्क जो है वो उठा लिया है अगर आपका वर्क किसी से मैच हो गया है तो। ठीक है, सो एक तो ये लिटरेचर रिव्यू जब आप पढ़ते हैं तो आपका ये खदशा खत्म हो जाता है। उसके बाद लिटरेचर रिव्यू में आपको अपनी रिसर्च जो प्रॉब्लम जो है उसका पता चलता है। तीसरी चीज आपकी मेथडोलॉजी क्या होनी चाहिए। डिफरेंट मेथड्स को जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि आपने किस मेथड के साथ रिसर्च करनी है। उसके बाद व्हाट कॉन्सेप्ट्स थेरीज, अच्छा उन्होंने कौन कौन सी थेरीज को इस्तेमाल किया, कौन सा मॉडल इस्तेमाल किया, कौन सी थ्योरी को इस्तेमाल किया और उन्होंने उस टॉपिक पे रिसर्च की। ठीक है, ये भी पता चल जाता है। अब बच्चों ये जो है ना ये सारी चीजें ये है हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक्स क्या होते हैं, मतलब इनके अंदर बहुत ज्यादा डीपली जो है वो जाया जा सकता है, बहुत अंदर तक डिटेल ढूंढी जा सकती है। लेकिन मैं जस्ट आपको इसका इंट्रो दे रहा हूं क्योंकि फिर अगर मैं बहुत ज्यादा डिटेल से बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, और आपका भी देखने का फिर दिल नहीं करेगा। सो कोई बात नहीं, तो इनको इंशाल्लाह अब हमारे नेक्स्ट सेमेस्टर में भी रिसर्च आएगी तो उन उन उसमें जो है वो इन चीज़ों को डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन आपका को पता चल जाता है कि किस किस बंदे ने क्या क्या इन्वेस्टिगेट किया है, किन किन मेथड्स के साथ, हर चीज़ का पता चल जाता है। कंट्रोवर्सीज का पता चल जाता है, सिग्निफिकेंट डाटा क्या है, फाइंडिंग्स क्या हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चल जाएगा लिटरेचर रिव्यू पढ़ के। ठीक है, उसके बाद देखें रिसर्च क्वेश्चंस का पता चल जाता है और आप अपनी रिसर्च को किस तरह से फ्रेम करेंगे इस चीज़ का भी पता चल जाता है। उसके बाद आते हैं हम अपने थर्ड स्टेप की तरफ, ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस या ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं रिसर्च के। आप सबसे पहले अपने रिजल्ट्स को, ठीक है, मतलब जब आपने अभी रिसर्च नहीं की आप अपनी रिसर्च में एक हाइपोथेसिस बनाते हैं जिसको आप टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी बेस पे आपकी रिसर्च खड़ी है। अब ये हाइपोथेसिस क्या है, आप जो है वो सपोज कर लेते हैं कि मेरे रिजल्ट्स जो हैं वो इस तरह से आ सकते हैं। ठीक है, मेरा रिजल्ट जो है वो फलां बंदे से जो है वो मैच हो सकता है, फलां बंदे से मैच नहीं हो सकता। इस तरह से आप एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। ठीक है, एक स्टेटमेंट देते हैं कि मेरी फाइंडिंग्स ये आ सकती हैं। अगर आपकी वो फाइंडिंग्स नहीं आई तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आपने जस्ट क्या किया था, सपोज किया था। तो आप एक जो है वो सपोजिशन देते हैं, सपोज करते हैं कि मेरे रिजल्ट्स जो हैं वो ये हो सकते हैं। ठीक है, सो इसी को हाइपोथेसिस का नाम दिया जाता है। रिजल्ट्स वैसे आए या अलग रिजल्ट निकले इसमें कोई जो है वो प्रॉब्लम नहीं है।
वो आप अपने हाइपोथेसिस को सिर्फ क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। जो आपने अपना स्टेटमेंट बनाया है उसी को बस टेस्ट किया जा रहा है। मतलब आप फाइंड आउट क्या करना चाहते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, क्यों आप रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, क्या चीज़ें फाइंड आउट करना चाहते हैं और क्या हाइपोथेसिस है, आपके रिजल्ट्स क्या आ सकते हैं। इसमें सारी ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस में हम यही चीज़ें बताते हैं। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप, चूजिंग द स्टडी डिज़ाइन। अब जो आप स्टडी करने जा रहे हैं उसका डिज़ाइन क्या है, ठीक है, आप किस जो है वो टेक्निक के साथ अपनी स्टडी को डिज़ाइन करेंगे। आप क्वांटिटेटिव स्टडी करने जा रहे हैं या आप क्वालिटेटिव स्टडी करने जा रहे हैं, या मिक्स्ड मेथड के साथ जो है वो आप स्टडी करने जा रहे हैं। आपकी स्टडी का डिज़ाइन क्या है, रिसर्च का डिज़ाइन क्या है, ठीक है। और उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो आप डाटा कलेक्ट करेंगे वो क्या सर्वे के ज़रिए करेंगे, क्या आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है, या आप जो है वो सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करेंगे, ऑब्जर्वेशन की बेस पे करेंगे, इंटरव्यू करेंगे, या इसके लिए कोई और जो है वो हिकमत अमली होगी। तो आपने ये देखना होता है कि आपने जो है वो जो डिज़ाइन लेना है, ठीक है, उसमें क्वालिटेटिव को सिलेक्ट करना है या क्वांटिटेटिव को सिलेक्ट करना है। और उसके साथ साथ आप किस तरह से जो है वो अपने डाटा को कलेक्ट करेंगे, सर्वे, एक्सपेरिमेंट, या जिस तरह से भी आपने डाटा लेना है, इंटरव्यू ले करेंगे या टेलीफोनिक इंटरव्यू करेंगे, फेस टू फेस इंटरव्यू करेंगे, किस तरह से आप अपनी स्टडी को डिज़ाइन करेंगे, ये जो है वो इस पॉइंट में इस चीज़ को डिस्कस किया जाता है। अच्छा, उसके बाद है जी डिसाइडिंग ऑन द सैंपल डिज़ाइन, आपका सैम्पलिंग डिज़ाइन क्या होगा। अच्छा, अब ये क्या है, इसकी भी चले मैं एग्जांपल देता हूँ। तो इसमें जो है वो दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है पॉपुलेशन और एक है सैंपल। अब हमने एक रिसर्च कंडक्ट करनी है, मैं कहता हूँ जी हमने देखना है कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं सियालकोट में, ठीक है, उनमें जो कह लें कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी इंग्लिश का लेवल जो है वो क्या है, ठीक है। तो अब मैंने कहा कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, तो क्या हम सारे गवर्नमेंट स्कूल्स से बच्चे जो है वो सिलेक्ट करेंगे। अब मजीद इसको जो है वो हमें नैरो डाउन करना पड़ेगा। अब इनमें से गर्ल्स या बॉयज़, ठीक है, ये चीज़ हम कहते हैं जी आधे बॉयज़ कर लेते हैं, जितने भी बॉयज़ स्कूल हैं। अच्छा जी, ठीक है जी। अब मज़ीद इसको नैरो डाउन करना पड़ेगा, प्राइमरी या कौन से मिडिल लेवल के लेने हैं या प्राइमरी लेने हैं, ठीक है, या इंटर के बच्चे हम सॉरी मैट्रिक के बच्चे लेने हैं। तो फिर ये चीज़ डिसाइड होगी कि हम कहते हैं जी मैट्रिक के बच्चे, ठीक है। अच्छा जी, अब जितने स्कूल हमने देखा कि बॉयज़ स्कूल पूरे गवर्नमेंट स्कूल्स, ठीक है, ये हमारी होल पॉपुलेशन हो गई। सारे जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स थे ये हमारी होल पॉपुलेशन हो गई, ठीक है। उनमें से जो बच्चे हमने कह लें कि अब तो बहुत ज़्यादा बच्चे बन जाते हैं, ठीक है, तो वो तो 2000 3000 4000 लोग बन जाएंगे। तो इतने ज़्यादा हम जो है वो इतने लोगों से डाटा कलेक्ट करेंगे नहीं, उसमें से फिर हम सैंपल लेंगे, ठीक है। हम देखेंगे, अच्छा, हम स्कूल्स का विजिट करेंगे, हम रैंडमली जो है वो सिलेक्ट करेंगे। अब सैम्पलिंग टेक्निक्स होती हैं कि आपने रैंडमली बच्चों को सिलेक्ट करना है, जो दिल करे उसको पकड़ लिया और उसका टेस्ट ले लिया, ऐसा करेंगे नहीं। रैंडमली भी कर सकते हैं और इसके लिए और भी टेक्निक्स जो है वो हम देख सकते हैं कि आपने जो है वो पेयर्स बनाने हैं और किस तरह से आपने डाटा सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो टोटल पॉपुलेशन आ जाती है 4000 बच्चा, ठीक है। आप कहते हैं कि मैं इसमें से 300 बच्चे सिलेक्ट कर लेता हूं, तो आप बॉयज स्कूल में से हर स्कूल में से जो है वो 10-10 12-12 बच्चे जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे इक्वली, और वो आपका होगा सैंपल, ठीक है। जो जितने बच्चे हमने देखे जो टोटल सिलेक्ट किए थे वो थे 4000, उनमें से हमने जो है वो रैंडमली सिलेक्ट करने हैं, या जो भी आगे सैम्पलिंग टेक्निक हमने लगानी है उसके मुताबिक सिलेक्ट करने हैं। तो हम वो बच्चे सिलेक्ट करके उनको अपने जो है वो डाटा कलेक्ट करने के लिए हम फाइनल कर लेंगे कि इनसे अब डाटा कैसे लेना है, कि हमने इसके इंटरव्यू करने हैं, क्वेश्चनर फिल करवाना है, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट लेना है, क्या करना है वो अगली बात है, ठीक है। सो वो सैम्पलिंग डिज़ाइन में आता है कि किस तरह से हम अपने सैंपल को डिज़ाइन करते हैं। तो ये चीज़ जो है वो आपने कंफर्म करनी है कि पॉपुलेशन को पहले देखना है कि आपकी पॉपुलेशन क्या है टॉपिक के रिलेटेड, फिर आपने उसका सैंपल साइज जो है वो सिलेक्ट करना होता है कि कितने बच्चों से या कितने स्टूडेंट से हम डाटा कलेक्ट करेंगे।
ठीक है, और फिर उसी डाटा को हम जो है वो फिर एनालाइज जो जिसको हम कर सकें। तो ये सैम्पलिंग टेक्निक्स होती हैं, इनको तो अभी मैं डिस्कस नहीं करूँगा, इनको किसी इंशाल्लाह नेक्स्ट अपने लेक्चर्स में इनको हम काफ़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद है जी डाटा कलेक्शन। तो कलेक्टिंग डाटा या डाटा कलेक्शन एक ही चीज़ है। 6 स्टेप कि आपने फिर उनसे डाटा कैसे लेना होता है। सो डाटा लेने के लिए पहले भी बताया कि डाटा क्वांटिटेटिव फॉर्म में लेना है या क्वालिटेटिव फॉर्म में लेना है। अगर क्वालिटेटिव फॉर्म में लेना है तो फिर आपको उनके इंटरव्यूज़ करने पड़ेंगे और बड़े डीपली इंटरव्यू करने पड़ेंगे। अगर आप उनकी ओपिनियंस के बारे में जानना चाहते हैं, क्वालिटेटिव डिज़ाइन है, तो डाटा जो है वो इंटरव्यू के ज़रिए कलेक्ट होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ़ रेशो जानना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका आंसर जो है वो फिगर्स में आए, ठीक है, जो नंबर्स की फिगर्स होती हैं उसमें आंसर आए, तो फिर आप उनसे जो है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में डाटा कलेक्ट करेंगे। पर जैसे यस नो है, और एक क्वेश्चनर बनाया जाता है और लिकर्ट स्केल बनाया जाता है कि आप एक स्टेटमेंट के जो है वो 5 पोर्शन बनाते हैं, ठीक है, वो फिर नंबर सिलेक्ट करने पड़ते हैं कि आप जो है जैसे गुड है, बैड है और फाइन है, इस तरह के जो है वो स्टेप्स रख के आप उसको जो है वो 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, तो मतलब नंबर्स के साथ जो है वो आप उनको जो है वो क्वेश्चनियर फिल करवाते हैं उन स्टूडेंट से, ठीक है। तो फिर आपके पास जो है वो जो रिजल्ट आएगा, जो डाटा आएगा, वो न्यूमेरिकल फॉर्म में आएगा। फिर आपने उसी डाटा को जो है वो एक सॉफ्टवेयर में डालना होता है। आप एक्सेल में डाल सकते हैं, ठीक है, या आप उसको जो है वो एस एस SPSS एक सॉफ्टवेयर है, उसमें भी डाटा को एनालाइज किया जाता है। सो क्वेश्चनियर को जब आप फिल करवा लेते हैं या इंटरव्यूज को आप कंडक्ट कर लेते हैं या ऑब्जर्वेशन की बेस पे जो भी आप डाटा कलेक्शन के लिए टेक्निक लगा रहे हैं, ये प्रोसेस जब हो जाता है तो इसको फिर जो है वो कंप्यूटर में डाटा को एंटर किया जाता है और फिर आप अपने रिजल्ट्स जो है वो ले लेते हैं। वो अगला प्रोसेस है कि रिजल्ट्स जो हैं वो आपके क्या होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है जी प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग डाटा। जो डाटा आप कलेक्ट करते हैं उसी डाटा को आपने एनालाइज भी करना होता है। तो डाटा को एनालाइज करने के लिए उसकी कोडिंग करनी पड़ती है, उसकी एडिटिंग करनी पड़ती है। डाटा को हमने किसी जो है वो सॉफ्टवेयर में डालना होता है, स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाने होते हैं। तो ये अगला प्रोसेस होता है कि किस तरह से हम डाटा को एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल फॉर्म में भी, ठीक है, और क्वालिटेटिव फॉर्म में भी। अगर आपने क्वालिटेटिव फॉर्म में लेना है तो फिर आपको जो है वो खुद से जो है वो चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, ठीक है, अपनी राय देनी पड़ती है क्वालिटेटिव फॉर्म में ही, ठीक है, वर्ड्स में ही आप बताते हैं। लेकिन अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में करना है तो फिर आपको सॉफ्टवेयर्स वगैरह यूज़ करने पड़ते हैं उसी डाटा को एनालाइज करने के लिए कि आपके सामने जो डाटा आ रहा है आप उसको किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं, उस पर अपनी राय देनी पड़ती है, ठीक है। सो ये होता है डाटा को एनालाइज करना। आप किसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए या किसी भी चीज़ के ज़रिए या मैनुअली, जिस तरह भी आपने अपने डाटा को एनालाइज करना है, जो आपकी रिसर्च की डिमांड है, जो डिज़ाइन है, उसके ज़रिए जो है वो ये सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं, ठीक है, और डाटा को एनालाइज करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो 8 स्टेप आ जाता है वो है जी रिपोर्ट। तो आपने ये सारे काम करने के बाद एक रिपोर्ट बनानी होती है और रिपोर्ट में आप जो है वो एक शॉर्ट सी समरी देते हैं कि मेरी रिसर्च का टॉपिक ये था, यहाँ फलां-फलां जगह से मैंने लिटरेचर रिव्यू लिया, ठीक है, फलां चीज़ को मैंने जो है वो इस तरह से इंटरप्रेट किया। तो आप ए टू ज़ी जो है वो अपनी एक समरी देते हैं छोटी-सी। जैसे ये देखें, एक समरी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट जिसको कहा जाता है, ठीक है। सो वो आपने बनाना होता है। बैकग्राउंड ऑफ द प्रॉब्लम, वो आपने जो रिसर्च प्रॉब्लम बनाई थी वो कहाँ से आई, उसकी बैकग्राउंड क्या है, लिटरेचर रिव्यू, आपने किस मेथड के ज़रिए जो है वो ये सारी चीज़ें की हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी फाइंडिंग्स क्या आई हैं, रिजल्ट्स क्या आए हैं, ये सारी चीज़ें उन पे आपने जो है वो डिस्कशन करनी होती है और अपना कंक्लूजन देना होता है। और फिर रिकमेंडेशन होती हैं। रिकमेंडेशन आपने बताना होता है कि मैंने ये इस टॉपिक पे मैंने रिसर्च की है, ये फलां जगह पे रिसर्च गैप है, इसका जो है वो फलां एरिया भी फ्री है, तो कोई और रिसर्चर ये इसी एरिया पे जो है वो इस पॉइंट पे रिसर्च कर सकता है, ठीक है। सो रिकमेंडेशन में आपने ये चीज़ें बतानी होती हैं। तो किसी भी रिसर्च को करने के लिए, चाहे वो थीसिस हो, चाहे वो रिसर्च पेपर हो, तो ये 8 पॉइंट जो है वो मस्ट होते हैं।
इन 8 पॉइंट को आपने मद्देनज़र रखना होता है और आप एक अच्छा थीसिस और अच्छी रिसर्च जो है वो कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि माय डियर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। तो मज़ीद इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं भी आप लोगों को दुआओं में याद रखूँगा। मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।